हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज जो हम सेशन में डिस्कस करने वाले हैं वो एक और लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसका नाम है डिस्कैल्कुलिया। हमने लास्ट 2 सेशंस में हमने कंप्लीट कर लिया है डिसलेक्सिया एंड डिस्ग्राफिया। डिसलेक्सिया के 2 सेशंस हमारे रहे हैं, उसके बाद हमने डिस्ग्राफिया पढ़ा है और आज का जो हमारा सेशन है वो डिस्कैल्कुलिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डिस्कैल्कुलिया, ठीक है। देखिए, डिस्कैल्कुलिया भी एज डिसलेक्सिया एंड डिस्ग्राफिया एक लैटिन ओरिजिनेटेड वर्ड है। ठीक है, लैटिन ओरिजिनेटेड। ठीक है, इसमें जो डिस है इसका मतलब इम्पेयरमेंट है। ठीक है, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी आप इसको भी कह सकते हैं। और कैलकुलिया यहाँ पर आपका कैलकुलस पार्ट या फिर मैथमेटिक्स पार्ट, ठीक है, वो डिनोट करता है। एज द नेम सजेस्ट्स, जिसको डिस्कैल्कुलिया है, ठीक है, या जो डिस्कैल्कुलिक बच्चे हैं या जो डिस्कैल्कुलिक लोग हैं उनको मैथ्स में बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, कुछ भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो, सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन हो, ठीक है, कुछ भी हो, जैसे ज्योमेट्री हो, अलजेब्रा हो, जो भी मैथमेटिकल जो भी सारे टर्म्स हैं उनमें सबको हर एक चीज़ में उनको दिक्कत आती है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करते हैं। उनका मतलब उनको पढ़ने में आ रहा है, दे कैन रीड, बट उनको ना नंबर्स वगैरह से सेंस नहीं बन पा रहा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी डिस्कैल्कुलिया है। ठीक है, और सबसे पहले मैं इसमें आपको बता देती हूँ, ये भी एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी। दूसरा, जिनको डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया है उनमें ये डिसेबिलिटी अक्सर पाई जाती है। ठीक है, जिनको डिसलेक्सिया एंड डिस्ग्राफिया है उनके अंदर भी कहीं ना कहीं डिस्कैल्कुलिया देखा गया है कि कहीं ना कहीं उनको भी कैलकुलेशन वाला जो पार्ट रहता है वो उसमें वो उनको दिक्कत आती है। ठीक है, और ये जो डिसेबिलिटी है या ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है इट इज़ रिलेटेड टू ADHD। वाई? बिकॉज जिनको डिस्कैल्कुलिया है उनमें ADHD भी देखा गया है। ठीक है, जिनको डिस्कैल्कुलिया है उसमें उनमें ADHD भी देखा गया कहीं ना कहीं। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे ये समझा जाता था जो डिस्कैल्कुलिया है वो सिर्फ बैड कैलकुलेशन है। ठीक है, पहले उसकी इसका बहुत नैरोअर मीनिंग था, बहुत छोटा सा मीनिंग था कि हाँ कैलकुलेशन में उनको दिक्कत आती है, ये चीज़ होती है, बट नहीं, नाउ इट हैज़ अ ब्रॉडर मीनिंग। ठीक है, नाउ इट हैज़ अ ब्रॉडर, या आप इसको वाइडर भी कह सकते हैं, वाइडर मीनिंग। ठीक है, कैसे? उनको सिर्फ कैलकुलेशन में ही नहीं, उनको आती है मैथमेटिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम। और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? ज्योमेट्री, अलजेब्रा, या फिर कोई भी अदर फील्ड और एनी अदर फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब कोई भी मैथ से रिलेटेड जो भी फील्ड होगी, नॉट ओनली कैलकुलस पार्ट, नॉट ओनली कैलकुलेशन पार्ट, बट ज्योमेट्री, अलजेब्रा और भी कई सारे जो रहते हैं, सरफेस एरियाज, वॉल्यूम्स, मतलब जो भी चीज़ें मैथ से रिलेटेड है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत आती है। किस चीज़ में? डिस्कैल्कुलिया में। डिस्कैल्कुलिया मतलब मैथ्स में उनको दिक्कत आ रही है, मैथ्स रिलेटेड पार्ट में दिक्कत आ रही है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में दिक्कत आ रही है। डिसलेक्सिया मतलब उनको रीडिंग में दिक्कत आ रही है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हैं। डिस्ग्राफिया मतलब उनको राइटिंग में इश्यूज आ रहे हैं, लिखने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, और लिखने में उनको बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो रहा है, लिखने में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो ये कुछ पिन पॉइंट्स है जो आप ध्यान रखिएगा, जो इन हर एक लर्निंग डिसेबिलिटी ये तीनों डिफरेंट है। होती कई बार साथ में है कि जैसे मैंने बोला आपको कि जिनको डिसलेक्सिया है, जिनको डिस्ग्राफिया, इनमें डिस्कैल्कुलिया भी देखा गया है, बट ये मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ में होता है। जिनको डिस्कैल्कुलिया उनमें ADHD भी बहुत ज़्यादा देखा गया है। ठीक है, तो अब इसका जैसे मैंने आपको जब बताया ब्रॉडर मीनिंग है, पहले इसको छोटे उसमें देखते थे कि ये बस एक मैथ्स कैलकुलेशन में दिक्कत है, बट ऐसा नहीं है, इससे और भी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। ठीक है, इसको कुछ या लोग कहते हैं मैथ्स डिसलेक्सिया। ठीक है, कुछ लोग इसको ये भी बोलते हैं, जो कि बहुत गलत टर्म है। ठीक है, इट इज़ वेरी रॉन्ग टर्म।
ठीक है। तो मैथ्स डिसलेक्सिया क्यों रॉन्ग टर्म है? डिसलेक्सिया में क्या था कि बच्चे को रीडिंग में इशू आ रहा था ना, वो पढ़ नहीं पा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो पढ़ पा रहा है, बस उसको नंबर्स का सेंस नहीं बन पा रहा, ही कैन रीड, उसको पढ़ने में आ रहा है सब कुछ। ठीक है, तो मैथ्स डिसलेक्सिया यहाँ पे एक रॉन्ग टर्म माना गया है। ठीक है, अगेन ये न्यूरोलॉजिकल है, ब्रेन में कुछ ऐसा दिक्कत है या ब्रेन का ऐसा कोई पार्ट वर्क नहीं कर रहा जो मैथमेटिकल रीजनिंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, मतलब ब्रेन का वो हिस्सा वीक होना जो मैथ्स को समझने में हेल्प करता है। ठीक है, तो वो है आपका न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसीलिए इसको कहते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और, जैसे मैं हर लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए कहते आ रही हूँ, डिस्कैल्कुलिया भी इज़ नॉट रिलेटेड टू मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, डिस्कैल्कुलिया is not related to mental retardation। इसका मेंटल रिटार्डेशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बच्चे के आईक्यू के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। ठीक है, इस चीज़ का बच्चे को बस मैथ्स वाला पोर्शन में दिक्कत आ रही है। और कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटी जो है, ठीक है, कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटी मेंटल रिटार्डेशन कंसिडर नहीं करी जाएगी कभी भी। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी और मेंटल रिटार्डेशन दोनों बहुत कंप्लीटली डिफरेंट टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये मेंटल रिटार्डेशन के साथ अगर आप जोड़ के बोल रहे हो तो वो बहुत गलत है, नहीं है रिलेटेड। ठीक है, और ये भी देखा गया कि लर्निंग डिसेबिलिटी होने के बावजूद जो गिफ्टेड बच्चे हैं, ठीक है, जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनमें लर्निंग डिसेबिलिटी भी देखी गई, और जो उनको लर्निंग डिसेबिलिटी है वो गिफ्टेड भी देखे गए। मतलब हो सकता है ऐसा, ठीक है ना, कि भाई जो जिनको दिक्कत है, एक बहुत फेमस पर्सन है, मैं इस सेशन के लास्ट में बताऊंगी, जो मतलब जो ये डिस्कैल्कुलिया लर्निंग डिसेबिलिटी होने के बावजूद अपने लाइफ में इतना एक्सेल कर गए कि आज भी आप उनकी थ्योरीज को, उनके बारे में पढ़ते हैं अपनी एजुकेशन में, अपने स्कूल्स में। ठीक है, आई विल टेल यू इन द लास्ट ऑफ आवर सेशन। तो फिलहाल आपके लिए जानना इतना बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि जो लर्निंग डिसेबल बच्चा वो गिफ्टेड नहीं हो सकता, और जो गिफ्टेड बच्चा वो लर्निंग डिसेबल नहीं हो सकता। बोथ पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। ठीक है, और ये भी एज अदर डिसेबिलिटीज़ एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। और जैसे मैंने आपको बोला, मेंटल रिटार्डेशन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ लर्निंग डिसेबिलिटी बिकॉज वो एक कंप्लीटली डिफरेंट क्या है, टर्म है। ठीक है, अब हमने डिस्कैल्कुलिया तो पढ़ लिया, अब यहाँ पर एक टर्म है ए कैल्कुलिया। ठीक है, ए कैल्कुलिया। ओके, तो ए कैल्कुलिया क्या है, ड्यू टू सम एक्सीडेंट। ठीक है, सम एक्सीडेंट या कुछ एक किसी को फीवर हो गया, तो कहाँ विच फीवर लिख दिया मैंने, फीवर हो गया। ओके, फीवर हो गया जिसकी वजह से इम्पैक्ट का हुआ ब्रेन में, और उसकी वजह से पहले उसको दिक्कत नहीं थी, शुरू से उसका कैलकुलस पार्ट बढ़िया था, बट ड्यू टू दैट उसको कैलकुलेशन पार्ट में दिक्कत आने लग गई, या मैथ का वो ब्रेन का वो पार्ट जो मैथ्स को सपोर्ट करता है, ठीक है, जो मैथमेटिकल रीजनिंग में हेल्प करता है, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ। तो वो चीज़ क्या हो गई हमारी, ए कैल्कुलिया। मतलब ये इनेट नहीं है, डेवलपमेंटल नहीं है, ये पहले नहीं था, ये कुछ सडन हुआ है जिसकी वजह से ये हमारा कैलकुलेशन पार्ट इम्पैक्ट हुआ है ब्रेन में। ठीक है, तो ये है आपका ए कैल्कुलिया। तो अभी हमने डिस्कैल्कुलिया थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, अब जानते हैं थोड़ा बहुत इसकी हिस्ट्री के बारे में कि ये कहाँ से टर्म शुरू हुई है, किसने इस टर्म को ज़्यादा एम्फसाइज किया, या फिर किसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई है। हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। सब मतलब ये जो डिस्कैल्कुलिया टर्म है ये बहुत पहले से यूज़ आ रही है, बहुत पहले से, अब जा कर के ये चीज़ें फेमस हो रही है बहुत ज़्यादा। वाई, बिकॉज बच्चों में ये बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, डिसेबिलिटीज़, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो टर्म कॉइंड करी गई वो 1940 में करी गई
कॉइंड करी गई, मतलब यूज करी गई, ठीक है। बहुत फेमस नहीं थी बट बहुत ज़्यादा यूज करी गई ये टर्म डिस्कैलकुलिया, ठीक है। मतलब ये एक नॉर्मल टर्म में यूज किया जाता था, नॉट कि हाँ डिसेबिलिटी है या कुछ रिसर्च वे में या कुछ स्टडी वे में, बट हाँ नॉर्मल वे में इसको यूज करा जाता था, ठीक है। अब ये सबसे ज़्यादा फेमस कब हुई? अब ईयर है 1974। इसमें जिस इंसान की वजह से या जिस रिसर्चर या साइकोलॉजिस्ट आप कह सकते हैं, रिसर्चर की वजह से फेमस हुई है, उनका नाम है LADISLOV, ठीक है, लाडिस्लॉव कॉस्क, ठीक है, ये इनका नाम है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिसर्च की डिसलेक्सिक पीपल पर, ठीक है, इन्होंने डिसलेक्सिक पीपल पे रिसर्च करी और इसकी वजह से ये जो फील्ड है डिस्कैलकुलिया ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, ठीक है। तो ये 1974 में डिस्कैलकुलिया जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई। इससे पहले इसको नॉर्मल वे में यूज़ करा जाता था, नॉर्मली इसको, जैसे मैंने आपको बताया ना, नॉर्मल मैथ्स में दिक्कत इसको समझी जाती थी, ठीक है, कैलकुलेशन में दिक्कत इसको समझी जाती थी, बट इन्होंने इस पर ज़्यादा रिसर्च करी और इसको फिर आगे बढ़ाया और इसको फेमस करा, ठीक है। तो तब से ये फेमस हुई और इस यहाँ से इसको समझा कि मतलब इन्होंने ना बहुत डिटेल डिस्क्राइब किया, बहुत डिटेल स्टडी करी और इन्होंने ही बताया कि ये सिर्फ एक कैलकुलस पार्ट में दिक्कत नहीं है, ये किस चीज़ में दिक्कत है, आपकी मेंटल एबिलिटीज़ में भी दिक्कत है, ठीक है। मेंटल एबिलिटीज़ में, मेंटल एबिलिटीज़ भी कहीं ना कहीं दिक्कत कर रही है, मतलब ब्रेन रिलेटेड मेंटल इश्यू है ये, ब्रेन रिलेटेड मेंटल इश्यू, ओके, ठीक है। देखिए पूरी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, ठीक है, पूरी पॉपुलेशन में से 5 to 6% ऐसे हैं ऑफ द होल वर्ल्ड जिनको क्या है, डिस्कैलकुलिया है, और जो कि बहुत बड़ा नंबर है देखा जाए तो। मतलब हमारी टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन में 5 to 6% ऐसे लोग हैं जिनको डिस्कैलकुलिया है, एंड जिनको डिस्कैलकुलिया है, ठीक है, जिनको डिस्कैलकुलिया है उनमें से 11% ऐसे लोग हैं जिनको ADHD भी है उसके साथ साथ, समझ रहे हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। जिनको डिस्कैलकुलिया है उनमें से 11% लोग ऐसे हैं जिनको ADHD भी है, ठीक है। तो ये सब कुछ रिसर्च में देखा गया और ये रिसर्च कब हुई है, 2015 में, ठीक है, 2015 की रिसर्च में ऐसा देखा गया। अब हम पढ़ते हैं डिस्कैलकुलिया के साइंस या फिर सिम्टम्स ऐसे क्या होते हैं जिनको देख के आपको लाइक पता लग सकता है कि हाँ ये बच्चा या ये इंसान या ये लोग डिस्कैलकुलिया से सफ़र कर रहे हैं या इनको डिस्कैलकुलिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम साइंस एंड सिम्टम्स पे। देखिए अडल्ट एंड बच्चों में ना दोनों में बहुत डिफरेंट साइंस होते हैं। वाई? बिकॉज जो अडल्ट होते हैं वो मोस्ट ऑफ मतलब काफ़ी मैथ्स अपनी लाइफ में सीख चुके होते हैं, काफ़ी मैथ्स कर रहे होते हैं, बट यही जो बच्चे होते हैं वो बस स्टार्ट कर रहे होते हैं सीखना, है ना। तो दोनों में जो सिम्टम्स है वो हमें अलग दिखेंगे। अब बच्चों में क्या है, इन चिल्ड्रन, अगर बच्चों में अगर आपने एक बच्चे को 10 टॉफ़ीज़ दी, ठीक है, एक साइड 10 टॉफ़ी दी और एक साइड 12 टॉफ़ीज़ दी, ठीक है। अब नॉर्मली क्या करेगा, बच्चा काउंट करेगा कि यार यहाँ 10 है, यहाँ 12 है, कहाँ ज़्यादा होगी, है ना। लेकिन अगर हमने उस बच्चे से बोले जिसको डिस्कैलकुलिया है, अगर उससे बच्चे को बोला कि आप ज़्यादा वाली टॉफ़ी चूज़ करो कि कहाँ पर ज़्यादा है, तो वो अक्सर ना इस चीज़ पे कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूजन में रहेगा, डिसीजन नहीं ले पाएगा, है ना, और बहुत ज़्यादा हर बार वो गलती करेगा, वो सही आंसर नहीं दे पाएगा। तो मतलब उसको क्या है, डिस्कैलकुलिया है, ये आप कह सकते हैं कि उसको डिस्कैलकुलिया है, ठीक है। मतलब बच्चा देख करके भी गलती कर रहा है, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट लुकिंग कर रहा है, ऑब्जेक्ट लुकिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट को देख रहा है लेकिन वो एस्टिमेट नहीं कर पा रहा, ठीक है, एस्टिमेशन नहीं कर पा रहा, मतलब अंदाज़ा नहीं
एस्टिमेशन, TION, ठीक है। एस्टिमेशन नहीं लगा पा रहा, अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा, बार बार आप जितने बार भी उससे बोल रहे हो उतने बार वो गलती कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं उसको डिस्कैलकुलिया हो सकता है। अब ये तो था बच्चों का, अब अडल्ट्स में कैसे देखते हैं इन अडल्ट्स, ठीक है। देखिए अडल्ट्स में ना एक बहुत फेमस तरह का टेस्ट है जो कि करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने 2 नंबर ले लिए, एक ले लिया हमने 23, इसको हम छोटा लिख देते हैं, और एक ले लिया हमने 19, इसको हमने ऐसा बड़ा लिख दिया। अब हम अडल्ट से जो लाइक 18 अबव जो बड़े लोग होते हैं उनसे, उनके लिए ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन है। अगर एक डिसलेक्सिक अडल्ट, सॉरी डिसकैलकुलिक अडल्ट से अगर हम ये पूछते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, इधर 23 या 19, तो वो ये नहीं बोलेगा 23 वाला बड़ा है, वो बोलेगा 19 बड़ा है। वाई? बिकॉज 19 बड़ा दिख रहा है। उनके लिए ना जो नंबर्स होते हैं वो सेंसलेस होते हैं, मीनिंगलेस होते हैं, उसका कोई मीनिंग ही नहीं होता उनके लिए, ठीक है। तो वो 23 वाला नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे क्योंकि 19 इज सीमिंगली बिगर, वो बड़ा दिख रहा है, तो इट इज ग्रेटर। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि उसको क्या है, डिस्कैलकुलिया। और ये देखा गया है कि हाँ ये चीज़ होती है, ये रिसर्च है, ये स्टडीड है, ठीक है, ये प्रूव्ड है कि हाँ ऐसा होता है। तो ये टेस्ट अडल्ट्स में किया जाता है और ये बेसिकली बच्चों पे किया जाता है, ठीक है। चलिए एक चीज़ और देखी गई, जिनको डिस्कैलकुलिया है उनको मेंटल मैथ्स में बहुत दिक्कत आती है। जैसे मैं बता रही हूँ मेंटल मैथ्स में कैसे, फॉर एग्जांपल अगर आप उनको दुकान में भेजा कुछ सामान लाने के लिए, ठीक है, अब कुछ पैसे, फॉर एग्जांपल आपने उनको 200 का नोट दिया और बोला कि 10 रुपीज़ की आप टॉफ़ी लेके आओ या 10 रुपीज़ की चॉकलेट लेके आओ, 200 की जो रुपीज़ का नोट है वो दिया, ठीक है। अब नॉर्मल इंसान तो चेंज ले आएगा, ठीक है, वो कंफ्यूज नहीं होगा, लेकिन जो डिस्कैलकुलिया वाला होंगे बच्चे या डिस्कैलकुलिक पीपल होंगे या बच्चे होंगे, उनको ना चेंज लेने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा कि कितने चेंज लूँ, फिंगर्स में काउंट करेंगे, है ना, और बहुत इम्प्रॉपर उनकी कैलकुलेशन होती है, मतलब कैलकुलेट करने में वो उनको बहुत ही दिक्कत आती है, गलती करते हैं, तो उनको वो भी क्या होता है, इशू फेस करते हैं, ठीक है। अगर कोई, जैसे कई बार हम देखते हैं ना, देखा होगा अडल्ट ऐसे फिंगर्स में काउंटिंग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी हो सकता है ये इशू फेस कर रहा हो, ठीक है। तो ये भी एक आप बोल सकते हैं सिम्टम है, ठीक है। अब डिस्कैलकुलिक जिनको होता है, डिस्कैलकुलिया जिनको होता है, उनको जो विजुअलाइजेशन होता है, विजुअलाइजेशन ऑफ शेप्स, उसमें भी बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। उनको जैसे नंबर्स में आपको बोल रहे हैं ना कि मीनिंगलेस लगते हैं, उनको ये भी क्या होता है, मीनिंगलेस लगता है, ठीक है। जैसे आप उनको बोलेंगे ये ट्राइंगल है, इसकी 3 साइड्स है, उनको समझ नहीं आएगा कि ये ट्राइंगल है, कैसे है, क्यों है, तो उनके लिए ये क्या है, एक मीनिंगलेस है, ठीक है, कोई सेंस नहीं बन रहा है इसका, मीनिंगलेस। अब एक चीज़ और है, अब इनको हर एक चीज़ में दिक्कत आ रही है, मेंटल मैथ्स, ठीक है, और मेंटल रीजनिंग हो गया, ज्योमेट्री हो गया। अब इनको ना डायरेक्शंस में भी बहुत दिक्कत आती है, लेफ्ट एंड राइट में, ठीक है, डायरेक्शंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। डायरेक्शंस कैसे, लेफ्ट राइट नहीं पहचान पाते। अगर इनको आप जैसे डांस सिखाना चाहेंगे, स्टेप बाय स्टेप होता है ना डांस, 1 2 3, अब देखिए मैथ्स में दिक्कत है तो कहीं ना कहीं ये पार्ट भी सफ़र करेगा, और इनका जो लेफ़्ट राइट है वो भी इनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है, तो डायरेक्शन में कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं इनके डिस्कैलकुलिया के, जो आप देख के एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ हो सकता है इनको हो, ठीक है। अब इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे, नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस। देखिए आपको अगर कुछ भी इश्यू हो रहा हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो यू कैन कमेंट ओवर देयर और मैं आपकी डाउट्स क्लैरिफाई करूँगी, जो भी आपको दिक्कत आ रही होगी, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए या पढ़ना है तो वो भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी या नेक्स्ट कुछ सेशंस में कोशिश करूँगी कि उनको इंक्लूड करूँ, ठीक है। बस आपको बस एक कमेंट ड्रॉप करना है वहाँ पे। एंड अगर आपको डिसलेक्सिया के बारे में पढ़ना होगा तो मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर दूँगी उसका लिंक, ठीक है। और अगर आपको देखना है तो आप मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है अलग से, जिसमें डिसलेक्सिया एंड डिस्ग्राफिया के बारे में है, एंड अदर जो आने वाली डिसेबिलिटीज़ है वो भी उसी प्लेलिस्ट में जाएंगी, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो
सेशन में वापस आते हैं। तो डायग्नोसिस में मैं आती हूँ कि हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, अब हमने सिम्टम्स तो देख लिए, है ना, पढ़ भी लिया क्या है, क्या होता है, अगर हम एडल्ट्स में होगा तो कैसे देखेंगे, बच्चों में होगा तो कैसे देखेंगे। अब हमें देखना है कि हम इसको डायग्नोस कैसे करेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिस्लेक्सिया एंड डिस्ग्राफिया में भी सबसे जो बेस्ट माना जाता है वो है ऑब्जर्वेशन, कि आप उनका रेगुलर ऑब्जर्वेशन करोगे ना तो कोई ना कोई साइन सिम्टम्स शो करेगा, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ, माइट भी इसको हो सकता है डिस्कैल्कुलिया है, सो दैट आप उस पर फर्दर टेस्ट बिना उसको बताए, नॉट कि उसको बता के, थ्रू एक्टिविटी आपको करना है। ठीक है, तो आप वो चीज़ कंडक्ट करा सकते हैं एंड आप अपने रिजल्ट्स पे श्योर हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है रेगुलर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फिर उसके बाद है आपको दूसरा करना है टास्क बेस्ड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन भी आपको ऐसे नहीं मतलब बस देखना ही है, उसको बच्चे को टास्क देने हैं। ठीक है, कैसे टास्क देने? वो टास्क जिसमें किस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट हो, डायरेक्शंस का, ठीक है, स्टेप्स का, या फिर फिंगर कैलकुलेशंस का, फिंगर कैलकुलेशन एक्सेट्रा, ऐसे कुछ चीज़ें हों जिसमें उसका कैलकुलस पार्ट, उसका मेंटल एबिलिटी पार्ट, मेंटल रीजनिंग पार्ट उस बच्चे का या उस एडल्ट का यूज़ हो रहा हो, ऐसे आपको उसको टास्क देने हैं। ठीक है, टास्क बेस्ड ऑब्जर्वेशन, उसको पहले टास्क देने, देन उसको आपको ऑब्जर्व करने कि हाँ इसका क्या रिजल्ट रहा है। ठीक है, तीसरा जैसे मैंने आपको डिसलेक्सिया में भी बताया FMRI, वो यहाँ भी हम यूज़ कर सकते हैं FMRI। ठीक है, ये देखा गया, पहले मैं आपको FMRI की फुल फॉर्म बता देती हूँ। ठीक है, फंक्शनल मेंटल रेजोनेंस, ठीक है, इमेजिंग। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें ब्रेन का स्कैन होता है। जैसे एक बच्चे को डिस्कैल्कुलिया है एंड एक एवरेज बच्चा हमने लिया, नॉर्मल बच्चा, उन दोनों को कुछ मेंटल टास्क दिए। ठीक है, और उनके मेंटल टास्क का जब हमने चेक किया इन FMRI, तो उन दोनों के जो ब्रेन की फंक्शनिंग है ना, उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस आया, और जिस पार्ट में उस ब्रेन की फंक्शनिंग का डिफरेंस आया वो पार्ट क्या था? प्री फ्रंटल लोब। ठीक है, यहाँ मतलब डिफरेंस देखा गया कि इस पार्ट में कहीं ना कहीं एक नॉर्मल बच्चे का और एक डिस्कैल्कुलिया वाले बच्चे का डिफरेंस देखा गया। ठीक है, तो मतलब इस रीजन में डिफरेंस देखा गया, और मतलब ये देखा गया कितना ये वाला पार्ट एक्टिव हो रहा है इन नॉर्मल बच्चा एंड इन जो उस बच्चे को जिसको डिस्कैल्कुलिया है। ठीक है, तो मतलब ये देखा गया कि ये वाला पार्ट कम एक्टिवेट हो रहा है जिसको डिस्कैल्कुलिया है उसका, एज कंपेयर टू नॉर्मल बच्चे का। ठीक है, तो इसमें लिख देती हूँ मैं, डिस्कैल्कुलिया was less active as compared to नहीं, मैंने कुछ गलत लिख दिया। मतलब उसमें ये था कि दिस पार्ट was less active as compared to नॉर्मल। ठीक है, मतलब नॉर्मल बच्चे के कंपैरिजन में देखा गया कि जो डिस्कैल्कुलिया वाला बच्चा था उसका ये पार्ट कम एक्टिव हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं इसके कॉजेज क्या हैं, कि किस कारणों से, किस रीजन से ये हो सकता है। सबसे पहला तो जैसे कि और लर्निंग डिसेबिलिटीज में मैं बताते हुए आ रही हूँ, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का इंटरैक्शन। ठीक है, नर्चर एंड नेचर का, नर्चर या नेचर एंड नर्चर का, ओके, नेचर एंड नर्चर का इंटरैक्शन। ठीक है, ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है। हेरिडिटी कैसे? जैसे आपके इधर फैमिली में या ग्रैंड पेरेंट्स में, पेरेंट्स में या फैमिली ट्री में अगर आपके डिस्कैल्कुलिया है तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके बच्चे के अंदर भी ये सारी चीज़ें आ जाएं। ठीक है,
और अगर जैसे डिसलेक्सिया एंड डिस्ग्राफिया में मैंने आपको बताया कि अगर मदर बहुत ज़्यादा स्मोक करती है, ड्रग यूज़ करती है, उसको कुछ स्ट्रेस है ड्यूरिंग द प्रीनेटल एज, ठीक है, जब बच्चा वूम्ब में, तब अगर ये सब चीज़ें अगर कर रही है, अगर वो फूड इनटेक उसका सही नहीं है, मेडिकेशंस ले रही है एक्स्ट्रा, तो हो सकता है कि बच्चे का कहीं ना कहीं ब्रेन का वो वाला पार्ट जो मेंटल रीजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेंटल एबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो इम्पैक्ट हो जाए और उसको डिसकैलकुलिया हो, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। इसका मतलब कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है, नो एग्जैक्ट कॉज, ठीक है। और इसमें ब्रेन में डिफरेंस ज़रूर देखा गया कि हाँ, जिनको डिसकैलकुलिया है एंड जो नॉर्मल है, उनको अगर देखा, जैसे एफएमआरआई स्कैन में देखा, तो उनके ना ब्रेन में डिफरेंस आया, मतलब उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आया, फंक्शनिंग में डिफरेंस आया, तो वो कहीं ना कहीं देखा गया। एफएमआरआई यूज ही उसके लिए होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन को स्टडी करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। देखिए, हमने कॉजेज स्टडी कर लिए हैं, सिम्टम्स हमने स्टडी कर लिया है, डायग्नोसिस स्टडी कर ली कि उसको डायग्नोस कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, डिसकैलकुलिया होता क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, हमने सब स्टडी कर लिया है सेशन में। लास्ट हम आते हैं ट्रीटमेंट पे, ठीक है। ट्रीटमेंट कि इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है। सो एज अदर लर्निंग डिसेबिलिटीज, नो ट्रीटमेंट, कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, नो क्योर, ठीक है। लेकिन जैसे आपने देखा ना, डिसलेक्सिया एंड डिस्ग्राफिया में अगर बच्चे को आप ट्रेनिंग दें तो वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव करता है, उसको बहुत हेल्प होती है। बट यहाँ पर वो केस नहीं है। अगर एक बार एक बच्चे को अगर डिसकैलकुलिया हो गया तो उसको वो लाइफ टाइम रहता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग इज यूजलेस, मतलब कुछ काम नहीं आती उसको, मतलब लाइफ टाइम डिसकैलकुलिया होता ही है। तो इसके लिए क्या है, वो डिपेंडेंट हो जाता है किस पे, जो आपकी टेक्नोलॉजी है, फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर, उस पर डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। दे फेस, पहले लिख देती हूँ, दे फेस लाइफ टाइम ऑफ डिसकैलकुलिया, ठीक है, उनको लाइफ टाइम रहता है। और वो इस चीज़ को कैसे ओवरकम कर पाते हैं, टेक्नोलॉजी से, ठीक है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, और या फिर डिपेंड उस पर हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है। और एक टेक्नोलॉजी बनाई गई है अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में एक टेक्नोलॉजी बनी है या सॉफ्टवेयर डेवलप करा गया है, वो अभी तक इंडिया में यूज़ नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे बनाए गए, उसमें से एक है रेस्क्यू कैलकुलरस, ठीक है। और रिसर्च में और स्टडीज़ में देखा गया कि जो डिसलेक्सिक पीपल हैं, डिसलेक्सिक बच्चे हैं, जो डिसकैलकुलिक पीपल हैं, जिनको डिसकैलकुलिया है, उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई कि मतलब वो इसको यूज़ करके उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, ठीक है। उनके लिए डिसकैलकुलिया के लिए रेस्क्यू कैलकुलरिस बहुत ज़्यादा ईजी उनके लिए रहा है, और उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है इन कैलकुलेशंस, ठीक है। ये रिसर्च इन स्टडीज़ में देखा गया, ठीक है। अब है कि हम ये पढ़ें क्यों, वाई। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आ जाता है, देखिए, टू बिकम अ बेटर टीचर एंड स्पेशल एजुकेटर एज वेल, आपको ये सारे कंसेप्ट पता होने ज़रूरी हैं। एज इन अदर लर्निंग डिसेबिलिटीज, आई टोल्ड यू, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है बच्चे की नीड्स को कैटर करने के लिए, सो दैट आप बच्चे को हेल्प कर सके, ठीक है। और मतलब उसको हाईली मोटिवेट कर सके और वो अपने लाइफ में एक्सेल कर सके। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं सेशन के लास्ट में बताऊंगी ऐसा कौन है जिसके बारे में आप अभी भी पढ़ते हैं अपनी बुक्स में, एंड उसको डिसकैलकुलिया था। ही वॉज एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या थे, उनको डिसकैलकुलिया था एंड उसके साथ साथ उनको डिसलेक्सिया भी था, ठीक है। उनको ना मतलब जो सिंपल कैलकुलेशंस होती थी उनमें बहुत ज़्यादा इश्यूज वो फेस करते थे। तो उनको ये मल्टीपल लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होने के बावजूद उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ किया और इतना वो एक्सेल कर गए कि आज भी हम उनके बारे में पढ़ते हैं, आज भी हम उनकी थ्योरीज, उनकी रिलेटिविटी थ्योरी है ना, सारी हम थ्योरीज पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आप भी एक अच्छे एजुकेटर बने, एक अच्छे टीचर बने, तो आप
कहीं ना कहीं एक बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, उसकी जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है उसको ओवरकम करके उससे भी बहुत अच्छा कुछ करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए ये सब कुछ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, एंड नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहने वाला है वो ADHD के ऊपर है। ठीक है, तो अगर आपको ADHD के बारे में जानना होगा और पढ़ना होगा तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।